Good morning, dear students. We had started in the last lecture the connective tissue, that is a kind of animal tissue, and we had discussed the two types of connective tissue in that lecture. First was the areolar tissue, जिसका मेन फंक्शन था कि हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको फिल करना, फॉर एग्जांपल अराउंड द मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, अराउंड द नर्व्स एंड बोन मैरो. एंड द सेकेंड टाइप दैट वी डिस्कस्ड वाज द एडिपोज टिश्यू, जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड होता है ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी शेप को मेंटेन कर सके, ठीक है, उनकी पोजिशन को इंटैक्ट रख सके. ठीक है, एडिपोज टिश्यू वॉज द फैट कंटेनिंग टिश्यू एंड एरियल टिश्यू वॉज द एयर कंटेनिंग टिश्यू. Right, so today we are going to discuss about the skeletal tissues which are actually forming the endoskeleton of the body. Epithelial tissues जो थे वो हमारे एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, मतलब हमारी बाहर का जो ढांचा है बॉडी का उसको फॉर्म करते थे, लेकिन स्केलेटल टिश्यू जो हैं दे फॉर्म द एंडोस्केलेटन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की, दे आर फॉर्मिंग दैट स्ट्रक्चर. सो अंडर दिस स्केलेटल टिश्यू वी हैव टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज, bone and cartilage. So bone and cartilage is also a type of connective tissue. Now what is the difference between bone and cartilage? Just let's discuss. फर्स्ट इज कि बोन जो है बहुत स्ट्रांग होती हैं, दे आर हाईली वेस्कुलर. अब वेस्कुलर का मतलब है जूसी, स्पॉन्जी. ठीक है, बोन जो है स्ट्रांग है एंड हाईली वेस्कुलर है. एंड मैट्रिक्स मतलब जो साइटोप्लाज्म है जो बोन के सेल्स का, बोन टिश्यू के सेल्स का, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड अबंडेंटली कोटेड विद सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनसे अबंडेंट होता है ये. और मैट्रिक्स में बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं. इट इज़ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, एज वी हैव स्टडीड के हार्ड होती हैं बोन्स एंड इनफ्लेक्सिबल होती हैं, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती. उनकी जो मूवमेंट पॉसिबल कौन करवाता है? टेंडन्स विच आर बाइंडिंग द मसल्स टू बोन्स, एंड देन लिगामेंट्स विच आर बाइंडिंग द बोन टू बोन. ठीक है, देन ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जो इनका साइटोप्लाज्म है, जिनका मैट्रिक्स है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं. दे ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स for the bone to grow and it is porous, bones are porous and they stop growth after attaining maturity. कुछ हमारी एक मैच्योरिटी होती है जो हमारे अंदर, जैसे 21 ईयर्स की एज में बॉयज़ होते हैं या 18 ईयर्स की एज में गर्ल्स होती हैं, तो व्हेन दे अटेन देयर प्यूबर्टी, व्हेन दे अटेन देयर मैच्योरिटी, दैट टाइम द बोन्स ग्रोथ इज स्टॉप्ड. ठीक है, आफ्टर दैट द बोन्स स्टॉप ग्रोइंग एंड सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स. ठीक है, एंड बेसिक फंक्शन ऑफ बोन इज टू प्रोवाइड शेप and protection and skeletal support to the body and it anchors the muscles. अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन है एंकरिंग में हेल्प करना. तो जो बोन्स हैं, बोन्स आर द हार्ड सरफेस जिसके ऊपर मसल्स अपने आप को एंकर करते हैं. ठीक है, बोन्स प्रोवाइड द सरफेस, हार्ड सरफेस, जिसमें मसल जो है अपने आप को एंकर करते हैं ताकि बोन को अपने साथ लेके मूवमेंट को पॉसिबल कर सके. अब अगर हार्ड स्ट्रक्चर में एंकर कर जाएगा मसल, तो फिर अब मसल्स अटैच्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं बोन के साथ, तो इसलिए जब भी मसल मूवमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, तो बोन विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग विद द मसल्स. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन सेल्स. अब बोन सेल्स क्या होते हैं? दे आर इन द मैट्रिक्स. बोन सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इट इज फॉर्म ऑफ द रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. बोन सेल्स का जो मैट्रिक्स है वो रिंग्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं लेमेला. ठीक है, अब उसमें जो हैं bone cells, these are the round dots which are bone cells basically. तो bone cells इस मैट्रिक्स में सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, और जो स्पेस है जो सेल्स को मिली हुई है उसे कहते हैं लेक्यूना. मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर स्पेस है जिसमें हमारे बोन सेल्स प्रेजेंट हैं उसे हम लेक्यूना कहते हैं. अब जो बोन सेल्स हैं, जब मटेरियल का एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स इज वेरी हार्ड, जैसे मैंने बोला कि मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच आर कोटेड विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. तो मैट्रिक्स बहुत हार्ड है बोन्स का, इनका साइटोप्लाज्म जो है हार्ड है. तो अब हार्ड मैट्रिक्स में अगर एक्सचेंज करना है सेल से मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना है, तो कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल कैनाल्स. ये जो मैंने आपको स्टार शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दीज आर बेसिकली द कैनाल्स, जिसे हम कहते हैं कैनालिक्यूली, बिकॉज दे आर वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी थिन कैनाल, जिसके थ्रू ये मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैनालिक्यूली. एंड दिस इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. सो मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, सर्कल्स की शेप में, रिंग्स की शेप में इनका मैट्रिक्स पाया जाता है. एंड लेक्यूना विद द बोन सेल, मतलब जो बोन सेल्स हैं वो
टाइट स्पेस जो है उस उनको अवेलेबल है उसमें फिक्स होते हैं. एंड इन द सेंटर ऑफ द सेल देयर इज अ हावर्जियन कैनाल. हावर्जियन कैनाल क्या होती है? इट इज़ द हॉलो स्पेस बिटवीन द बोन सेल्स. एंड ये हमारे बोन मैरो के अराउंड होती है. कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे मटेरियल का एक्सचेंज करती है बिटवीन द सेल्स, जो हमारे लेक्यूना है, ठीक है. एंड अंदर हमारे बोन मैरो है. ये वाली बोन मैरो के अराउंड एक हावर्जिन कैनाल है जो बोन मैरो और बाहर के सेल्स के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करती है. और इसके अंदर हमारा स्पॉन्जी में सब्सटेंस भरा होता है जिसकी वजह से बोन मैरो हमारी सेफ रहती है. ठीक है. हावर्जिन कैनाल इज अराउंड द बोन मैरो. ना बोन मैरो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बोन मैरो इज द प्लेस वेयर द सिंथेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस. हमारी बॉडी में जो भी ब्लड बन रहा है दैट इज being produced or being formed in the bone marrow, and this bone marrow is wrapped in the Haversian canal. ठीक है. और Haversian canal जो है वो बोन सेल्स में पाई जाती है इन द सेंटर, जिसके अराउंड बोन के सारे सेल्स होते हैं. तो इनका बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड एंडोस्केलेटन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन and skeletal support to the body. Okay, got it? So this is the structure of the bone cell that you have to learn along with the labeling. Now come to the cartilage. अब bone और cartilage में क्या फ़र्क है? We will study simultaneously side by side. जैसे bone को मैंने बोला था it was strong and highly vascular. As compared to bone, the cartilage is compact and less vascular. It is not very spongy, not very juicy. And the matrix is composed of proteins and slightly hardened by calcium salts. Matrix is hard but not as hard as the bones. ठीक है. इनके मैट्रिक्स में कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स कार्बोनेट्स अबंडेंस में मिलते हैं, बट यहाँ पे दे आर वेरी स्केर्स और वेरी लेस इन अमाउंट. देन बोन वॉज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल बट कार्टिलेज इज फर्म बट फ्लेक्सिबल. Blood vessels are present in the matrix. Here the blood vessels are present in the matrix, but in cartilage blood vessels are absent in the matrix. Bone was porous, but cartilage is non-porous and widely spread cells are there. And stops growth after attaining. The bones, they stop growth after attaining maturity, but cartilage can grow throughout the life. Okay? And the cells of the cartilage are called chondrocytes. The cells of the bones were called osteocytes, but the cells of the cartilage are called chondrocytes. And its basic function is to provide support and flexibility to body parts, whereas the function of the bone was to provide shape, protection, and skeletal support. But the function of cartilage is to provide support and flexibility to body parts. Now, where it is present? It is present in the ear pinna. हमारा जो आउटर ईयर है उसमें प्रेजेंट है, नोज की टिप में है, ट्रेकिया में है, लैरिंग्स में है. ये प्लेसेस पे हमारे कार्टिलेज मिलता है. अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमने पॉइंट्स के डिस्कस करे हैं तो येस, कार्टिलेज कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ. हमारे जो हमने देखा होगा जो हमारे एजेड लोग हैं हमारे घर में, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके कान लटक जाते हैं, नाक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि कार्टिलेज है. तो कार्टिलेज जो विद एज भी बढ़ता ही रहता है. ठीक है ना. तो हम कहते हैं इनके कान इतने बड़े क्यों हैं, लेकिन जब वो यंग थे तो मे बी इनके कान बहुत कॉम्पैक्ट थे, है ना. इट वॉज कॉम्पैक्ट एंड लेस वेस्कुलर. बट जैसे जैसे एज होती है वो कार्टिलेज बढ़ता रहता है. जितना हम छेड़ते हैं, कहते हैं ना कि नाक को जितना छेड़ोगे उतना नाक लंबा होगा, उतना मोटा हो जाएगा. तो दीज थिंग्स पेरेंट्स आर टेलिंग अस बिकॉज कार्टिलेज हैज़ द कैपेसिटी टू कीप ऑन ग्रोइंग, राइट. एंड इनवर्टिब्रल डिस्क ऑल्सो. इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इट्स इन द शेप ऑफ वर्टिब्रा. ठीक है. ये बीड्स की फॉर्म में है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है. तो इसके बीच में हमारे कार्टिलेज है जिसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूटी मेंटेन है. ठीक है. दैट वे. एंड इट स्मूदन द सरफेस एट द जॉइंट्स. तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे कार्टिलेज जो है वो क्योंकि बोन से बोन अगर अटैच होती है तो बोन से बोन जब टकराएगी तो पेन भी होगा और आवाज़ें भी आएंगी. लेकिन जो कार्टिलेज है वो हमारे जॉइंट्स को स्मूथ कर देता है. कार्टिलेज वहाँ पे फिलिंग कर देता है जिसकी वजह से बोन जो अटैच होती है, जो जॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पे हमारी कोई आवाज़ नहीं आती बोन ट्विस्ट होने की या बोन के टर्न होने की, बिकॉज कार्टिलेज इज प्रोवाइडिंग द स्मूथ सरफेस एट द जॉइंट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज सेल. Cells are there. The matrix is non-living, made up of calcium salts. ठीक है. और फिर लेक्यूना है, मतलब स्पेस फिल्ड होती है, जो सेल की अंदर की स्पेस है फिल्ड विद एयर है. लेक्यूना है, लेक्यूना के अंदर हमारे सेल्स हैं. ठीक है. तो ये जो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं इसे हम लेक्यूना कहते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे था कि यहाँ पे एयर फील्ड स्पेसेस थी, मैट्रिक्स में जो स्पेसेस थी उसके अंदर हमारे सेल्स थे. ठीक है. सिमिलरली हियर ऑल्सो एयर फील्ड स्पेसेस आर देयर इन द मैट्रिक्स जिसमें हमारे सेल्स लाई कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग. Okay, this is the structure of the cartilage. Now we come to the last type of the connective tissue, that is the fluid connective tissue. फ्लूइड वर्ड से पता चल जाएगा कि कनेक्ट कौन कर रहा है हमारी बॉडी को, थ्रू आउट द बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है. फाइनली लास्ट स्टेज पे आके ब्लड.
Okay, so it connects the different parts of the body and maintains a continuity in the body. तो सारी की सारी बॉडी को कनेक्ट करना, पूरी की पूरी बॉडी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट. सो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स हैं. वन इज द ब्लड, you are familiar with, and the other fluid which is running along the blood is lymph. Now let's discuss what is the difference in the blood and the lymph. पहले हम ब्लड को डिस्कस करते हैं कि ब्लड क्या है. ब्लड के सेल्स और कॉर्पसल्स, सेल्स भी कहते हैं और कॉर्पसल भी कहते हैं. कॉर्पसल्स मैं बताऊंगी किसको कहते हैं, ठीक है. दे मूव इन द फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा. अब जो ब्लड का मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स नाउ. अब इस मैट्रिक्स के अंदर 3 तरह के सेल पाए जाते हैं. रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, then we have white blood cells which are also called leukocytes, and then we have platelets. Okay, right. So blood plasma की composition अलग से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन these are the 3 types of cells which are found in the matrix of the blood which is called blood plasma. Now what are red blood cells? They are living, many in number, have iron containing red respiratory pigment that is called hemoglobin. They are oval in shape, nucleated in vertebrates, but in mammals they lack nuclei. This is very important point. सारे वर्टिब्रेट्स में ये न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके पास न्यूक्लियस होता है. लेकिन मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वेल्स, एलिफेंट, जो भी मैमल्स हैं जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, जो अपने बच्चों को फीड करते हैं मिल्क पे ऊपर, वो उनको मैमल्स कहते हैं. ठीक है, दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं. तो ये जो मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, दे लैक न्यूक्लियाई. क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर कैरिंग मच मोर हीमोग्लोबिन एंड फॉर गैसियस एक्सचेंज. ओके, एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. इनके अंदर न्यूक्लियस क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अपना जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकें एंड गैसेस एक्सचेंज कर सकें बिटवीन द सेल्स एंड ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंचा सकें. तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी करना है. हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स एन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट, राइट. एंड क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज वाई रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पसल्स. नाउ यू गॉट इट. ओके, बाकी सारे सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स को हम कॉर्पसल्स भी कहते हैं. मतलब उनको हम डेड ढांचा बोल देते हैं. दो दे आर लिविंग बट दे डोंट हैव न्यूक्लियस, सो इनको हम कॉर्पसल्स भी बोल देते हैं. नाउ वी कम टू द वाइट ब्लड सेल्स. दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. अगेन द वाइट ब्लड सेल्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. फैगोसाइट्स, जिनका मेन फंक्शन है एनगल्फ करना. कोई भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रोब आ गया है बॉडी के अंदर, उसको स्वॉलो कर जाते हैं ताकि वो बॉडी को हार्म नहीं कर सके. एंड देन द इम्यूनोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. ठीक है, तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं. फैगोसाइट का फंक्शन क्या है? सिर्फ उन्होंने स्वॉलो करना है एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी बैक्टीरिया, एनी माइक्रोब, एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स द बॉडी. ठीक है, टू प्रोवाइड डिफेंस टू बॉडी बाय फैगोसाइटोसिस. द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. दैट इज व्हाई द नेम इज फैगोसाइट्स. साइट्स मींस सेल. नाउ इम्यूनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स. जब भी हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ट्रिगर हो जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. सो दिस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज बेसिकली टेकन केयर ऑफ बाय द इम्यूनोसाइट्स. Now we come to the third type of the cells which are present in the plasma, blood plasma. They are the platelets. They are very minute, very small, anucleate, means without nucleus again. फ्रेजाइल कंपोनेंट्स ऑफ द बोन मैरो सेल्स. अब ये प्लेटलेट्स हैं क्या? एक्चुअली मैंने भी आपको डिस्कस किया था जब हमने बोन मैरो के बारे में पढ़ा था. बोन सेल्स के अंदर जो बोन मैरो है जिसके अराउंड हार्वेजिन कनाल होती है, तो बोन मैरो में हमारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड सेल्स. सारे ब्लड सेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो ब्लड स्ट्रीम के पार्ट बन जाएं, कंटिन्यूस सप्लाई में चलते जाएं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लड सेल्स के साथ साथ कुछ बोन मैरो के जो कुछ लेयर्स हैं या कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो भी ब्लड सेल्स के साथ चल पड़ते हैं एंड दे फॉर्म द platelets. They are called the platelets. So platelets are nothing but the fragile components of the bone marrow cells. बोन मैरो के जो सेल्स थे उनके कोई कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड सेल्स के साथ मिक्स हो गए हैं, उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं. एंड दे डोंट हैव न्यूक्लियस बिकॉज दे आर द फ्रेगमेंट्स. नाउ वी कम टू द ब्लड प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड का मैट्रिक्स था. ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड.
मतलब जो मैट्रिक्स है 55% मैट्रिक्स है, उसके बाद बाकी का जो हमारा 45% बचा है वो हमारे ब्लड के सेल्स हैं. Now it is a complex fluid that includes inorganic salts and organic compounds like glucose, amino acids, lipids, vitamins, enzymes, hormones and waste materials like urea, uric acid, etc. तो इसके अंदर सब कुछ है, all the nutrients that are required for the blood cells and all the waste products that are produced by the blood cells. ठीक है, और इसके अलावा इसके पास inorganic salts भी हैं. ठीक है, it has albumin, a special kind of protein that controls the osmotic pressure of the blood. ठीक है, जो blood का pressure है which is controlled by the special kind of protein albumin which is present in the plasma. Now it also has another type of protein fibrinogen विच इज़ यूज इन ब्लड क्लॉटिंग. जब भी हमारे कोई चोट लगती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो इमीडिएटली अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है कि इमीडिएटली उसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. अपना इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सिस्टम है, अपने आप सेल्स को वहाँ भेज देता है, प्लाज्मा वहाँ पे फटाफट पहुँच जाएगा, फाइब्रोजिन प्रोटीन्स की एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो जाएगी और फटाफट वहाँ पे वो एक वेब बना देंगे उस वुंड के ऊपर. सपोज दिस इज द कट. ठीक है, अब जैसे हमें स्टिच लगाना होता है, डॉक्टर क्या करेगा, कट को स्टिच लगाता है तो हमारी जो फाइब्रोजिन प्रोटीन्स हैं, जैसे हमारे सपोज चोट लगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो बॉडी को सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे चोट लग गई है, ब्लीडिंग इज देयर. सो इफ इट इज़ नॉट मेजर, इफ इट इज़ जस्ट माइनर, इट कैन बी हील्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ. तो व्हाट द बॉडी विल डू, फाइब्रोजिन प्रोटीन्स वहाँ पे जाएंगे एंड दे विल स्टिच इट, दे विल फॉर्म अ वेब, अ नेटवर्क ओवर द वुंड. एंड थोड़ी देर बाद हमारी ब्लड जो है ब्लीडिंग रुक जाएगी और थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें एक हार्ड सी कोटिंग आ जाती है. फाइब्रोजिन जो प्रोटीन्स हैं वहाँ पे एक हार्ड कोटिंग डालते हैं. धीरे धीरे जब अंदर से बॉडी जब हील हो जाती है, अंदर से हमारे सेल जो रप्चर हुए थे वो ठीक होने हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, देन दैट कोटिंग इज ऑल्सो रिमूव्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो दिस फंक्शन इज डन बाय द फाइब्रोजिन विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. एंड ग्लोबुलिन्स जो हमारे हैं ये भी एक तरह के प्रोटीन्स हैं, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही होती हैं बेसिकली. तो ग्लोबुलिन्स भी हैं प्रेजेंट प्लाज्मा के पास. फाइब्रोजिन इज ऑल्सो प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो प्रोटीन, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, राउंड और ओवल. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ. व्हाट इज दिस लिम्फ ऑल अबाउट? ये कौन सा फ्लूइड है जो ब्लड के साथ साथ चल रहा है? इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड दैट हैज़ फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. अब क्या है कि ब्लड जो है अपना जब आर्टरीज में या वेन्स में चल रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज द ब्लड इज ऑल्सो सेल्स आर ऑल्सो पोरस, एवरीथिंग इज पोरस एंड परमिएबल. तो कभी कभी ब्लड कैपिलरीज में से कुछ फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाता है, ब्लड का ही कुछ फ्लूइड जो है वो फिल्टर होकर बाहर आ जाता है. नाउ इट हैज़ सेम कॉम्पोजिशन एज ब्लड एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स. अब क्योंकि कलरलेस है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ब्लड की सारी चीज़ें आ गई फिल्टर होके, लेकिन रेड ब्लड सेल्स नहीं आए. रेड ब्लड सेल्स नहीं आते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स आर इन अबंडेंस. तो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आर वाइट ब्लड सेल्स, दैट्स वाई द कलर इज कलरलेस. ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आए जो फिल्टर होके ब्लड से इस आ गए हैं. और वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं अपना एक अलग सिस्टम डालते हैं जिसे हम लिम्फ कहते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज द वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइड्स जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं. जब ये बाहर आते हैं ब्लड से तो इसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स. ओके, नाउ इट फॉर्म्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या था? टू एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा लिम्फ है उसका मेन फंक्शन यही हो जाएगा कि इट फॉर्म्स द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. And it transports the nutrients that might have filtered out of the blood capillaries back to heart for recirculation. अब जब ये फिल्टर होके आ रही है ब्लड कैपिलरी का ही जो फ्लूइड है जो फिल्टर होके लिम्फ बन गया है, फिल्टर होके बाहर आ गया, उससे हम लिम्फ कहने लग पड़ते हैं. तो दैट मीन्स उसका अपना बेसिक फंक्शन तो वो लूज नहीं करेंगे. तो उनका बेसिक फंक्शन क्या था? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना. अब जब फिल्टर होके वो मटेरियल आ रहा है बाहर तो उस फिल्टरेट के साथ क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बाहर आ सकते हैं. तो दे न्यूट्रिएंट्स शुड बी कैरिड अगेन बैक टू द हार्ट. तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वापस ये हार्ट के पास ले जाता है ताकि हार्ट उसको दोबारा से पंप करे और दोबारा से उनको डिफरेंट बॉडी सेल्स में भेजे फॉर रीसर्कुलेशन. एंड इट ब्रिंग्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड. तो जो डिफरेंट टिश्यू फ्लूइड्स हैं
जिनके जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कोई वेस्ट हैं, यूरिया एसिड या यूरिक एसिड या यूरिया जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको वापस ब्लड में ब्लड फ्लो में डाल देता है, उसको वापस ब्लड में पोर कर देता है ताकि ब्लड उसको दोबारा से लेके जाए फॉर फिल्ट्रेशन इन द किडनीज और फॉर पंपिंग थ्रू द lungs, for purification into the lungs. Okay, so these are the functions of the lymph. ठीक है, so the basic difference between blood and lymph is that lymph lacks red blood cells and it is mainly composed of white blood cells which are also called lymphocytes. In blood they were called leukocytes, but in lymph they are called lymphocytes. And because it is mainly composed of white blood cells, so the basic function is to form the defense system of the body, to transport the nutrients back to the heart for recirculation, which the nutrients which have filtered out from the bloodstream, and also to take away the carbon dioxide and other waste materials from tissue fluid to blood. Okay, so this was all about the connective tissue. I hope you understand the topic, and thank you and have a nice day.